Hello everyone, I welcome you all to today's editorial analysis where we discuss important editorials from The Hindu and Indian Express. Although आज मैंने आप सभी लोगों के लिए एक important editorial लाई हूँ from Life Mint also, as it is also a good newspaper. So one thing that I would like to tell कि जो लोग आज first time इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी जो डिस्कशन का जो पीडीएफ होता है यू कैन एक्सेस इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 3 एडिटोरियल्स पिकअप करके लाई हूँ. वन इज फ्रॉम द हिंदू और एक्चुअली 2 एडिटोरियल्स इनफैक्ट द हिंदू से. इंडियन एक्सप्रेस आई वेंट थ्रू इट बट मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा. आजकल बार बार पहलगाम अटैक पे ही आ रहे एंड द पॉइंट्स आर मोर और लेस रिपीटेड. ठीक है, एक एडिटोरियल लाइव मिनट का है विच इज ऑन द पहलगाम अटैक बट ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा है स्पेशली फॉर पीएसआईआर स्टूडेंट्स. ठीक है, नितिन पाई जो स्कॉलर है काफी अच्छा लिखते हैं तो ये आपके लिए काम आएगा. ठीक है, फिर एक टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग की फॉरेन एड जो कि रिसेंटली डिक्लाइन हो रही है एंड वी विल बी डिस्कसिंग वन मोर एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर जो इनिशियल के 2 एडिटोरियल्स हैं इनको आज मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं दिया. इनिशियल के 2 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए बस इनका बता दिया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है. और इसके पहले के वैसे भी जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पहलगाम टेरर अटैक के एडिटोरियल्स डिस्कस किए थे. तो यहाँ पर बेसिकली इस एडिटोरियल में बात हो रही है कि रिसेंट एस्केलेशन के बारे में. ठीक है, एंड हाउ इंडिया इज एट अ विनिंग पोजीशन. ठीक है, और लाइक क्या एडवांटेजेस हो सकता है अगर इंडिया अटैक करेगा एक्सेट्रा, ये सब बातें हो रही है ना. वाइड स्प्रेड एंटिसिपेशन है ऑलरेडी कि इंडिया मिलिट्रीली रिटेलिएट करेगा इन द फेस ऑफ पहलगाम टेरर अटैक. ठीक है, और ये एडिटोरियल हाउएवर ये एम्फेसाइज कर रहा है कि हमें मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है वो विनिंग पोजीशन में है. कैसे, ये हम जानेंगे ना. इंडिया इज विनिंग, हेल्थ रीइंफोर्स सक्सेस फैक्टर्स एंड अवॉइड मिस्टेक्स. नाउ मिलिट्री फोर्स का जस्टिफिकेशन क्या है कि टारगेट्स के अगेंस्ट हम यूज करेंगे. ठीक है, और ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हम टॉलरेट नहीं करेंगे. तो ये सब चीजें हैं कि क्यों एक मिलिट्री अटैक इंडिया को करना चाहिए. इफ इंडियाज लीडरशिप फाइंड्स द रिस्क एक्सेप्टेबल, शार्प ऑपरेशन दैट अवॉइड्स वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बट एंश्योर्स कि क्रॉस बॉर्डर मतलब ऐसा अटैक जो कि वाइडर कॉन्फ्लिक्ट तो अवॉइड करे लेकिन ये भी दिखाए कि भाई हम ऐसा टेररिज्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी विल रिटेलिएट अगेंस्ट इट. इसका इससे क्या होगा कि इनफ डैमेज हो जाएगा, रिटेलिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा एंड मेकिंग क्लियर दैट इम्यूनिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड. नाउ इंडिया ऑलरेडी कैसे एक विनिंग पोजीशन में ये हम समझते हैं. तो पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक्सपोज किया गया कि सिंस 1980s पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म में इन्वेस्ट कर रहा है एज अ स्ट्रैटेजी. ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी इनकी फेल हो गई है क्योंकि अब सब लोगों को पता चल गया है कि हाँ ये लोग टेररिज्म के अगेंस्ट है और इस टाइम पे जो वर्ल्ड है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप इसके अगेंस्ट है. ठीक है, कोई भी अब क्या कहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज में. इंटरनेशनल सिंपैथी खत्म हो गई. पोस्ट बैसारन अटैक यूएस प्रेसिडेंट सपोर्टेड इंडिया. सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी इंडिया की पोजीशन बैक की, अनलाइकली टू सपोर्ट. तो पाकिस्तान का कोई सपोर्ट ही नहीं है, वैसे ही हारा हुआ देश हो गया है. कश्मीरी सेंटिमेंट, पहले क्या होता था अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता था और इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने की कोशिश करती थी तो वहां कश्मीर में भी उल्टे प्रोटेस्ट होते थे इंडिया के अगेंस्ट. लेकिन इस बार वहां के लोग दे आर नो लॉन्गर सपोर्टिंग द टेररिस्ट, दे आर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द पीपल. ठीक है, टेररिज्म के अगेंस्ट इनफैक्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर. हरियत लीडर्स भी उन्होंने भी पब्लिक बैकिंग खो दी है क्योंकि टेररिस्ट खुद भी डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर पब्लिक बैकलिश. पाकिस्तान का आइसोलेशन हो रहा है. ऑल्दो चाइना और टर्की सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इस हद तक सपोर्ट नहीं करेंगे कि मतलब उसको पूरा वॉर वगैरह इस सब में कुछ सपोर्ट करें. देन इंडियाज अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग, एक तो हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया, दूसरी बात लिमिटेड मैनर में फोर्स यूज किया जैसे कि बालाकोट हो गया, उरी अटैक हो गया एक्सेट्रा. इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी, इंडिया की जो सक्सेस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि देश की दुनिया भर के लीडर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्या है ये एक्सीडेंटल नहीं है. हमने बहुत सारी चीजों पे काम किया जैसे कि एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी जहां पे हमने अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन की, कश्मीर में डेमोक्रेसी एंश्योर की, फॉरेन पार्टनर से एंगेज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, मिलिट्री फोर्स जुडिशियसली यूज की और प्रोपोगेंडा को काउंटर किया. नाउ अब आगे हमें क्या चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, दैट इज डोंट लेट द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान स्प्लिट इनटू डोमेस्टिक कम्युनल टेंशन. सबसे पहले ये जो हमारा पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इससे इंडिया में कम्युनल टेंशन नहीं हो, हमारी यूनिटी हैम्पर नहीं हो, ये हमें ध्यान रखना है. डिमोलिशिंग होम्स ऑफ सस्पेक्ट्स माइट बैकफायर इफ पब्लिक ओपिनियन इन कश्मीर शिफ्ट अगेन. जो सस्पेक्ट्स हैं अगर उनके घर वगैरह आपने डिमोलिश किए तो इससे मे भी कुछ चीजें दोबारा से वैसी ना रहे.
देन इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है, इंफॉर्मेशन वॉर को हमें केयरफुली हैंडल करना है, ओवर वर्बलाइजिंग, लाउड पोस्चरिंग, नॉट एवरी मैसेज नीड्स टू बी थ्रू लाउड स्पीकर्स। पाकिस्तान के इंटरनल डायनेमिक्स भी हमें समझने। वी नीड टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान आर्मी प्लस जिहादी कॉम्प्लेक्स एंड नॉमिनल सिविलियन स्टेट। इंडिया मस्ट एडजस्ट टू चेंजिंग डायनेमिक्स। इमरान खान और बाजवा एरा, ये शरीफ और मुनीर एरा से कंपेयर मत करो इसको, ठीक है। तो अभी हमें इस चेंजिंग डायनेमिक्स से मतलब अभी हमें देखना है, ठीक है, इतना ज्यादा हमारी कंट्री में कम्युनल टेंशन और ये सब ना हो इस वजह से। फाइनल टेक अवे क्या रहेगा, एक सेंटिमेंटल या इम्पल्सिव अप्रोच नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम रिलीजियस या पॉलिटिकल ट्रैप्स में फंस जाए। हमें एक मल्टी डायमेंशनल परसिस्टेंट प्रेशर, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है जहां पे वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे, हमें उसे डिमिनिश करने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स आर्कटिक आउटलुक, ठीक है। ये एडिटोरियल है इन दी हिंदू, इट इज फ्रॉम अभिजीत सिंह हु इज फॉर्मर हेड ऑफ मैरीटाइम पॉलिसी इनिशिएटिव एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या बात चल रही है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, जिससे कि ठीक है वहां के रिसोर्सेज हमें मिल पाएंगे, दैट इज फाइन। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आर्कटिक का मिलिटराइजेशन हो रहा है, बी इट द यूएस, रशिया और चाइना। तो बेसिकली दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट मिलिटराइजेशन इन द आर्कटिक, what are the way forward that India can take, ठीक है। Now let us discuss this. Discuss the emerging geopolitics and militarization of the Arctic region. इसके implications हम जानेंगे and what are the measures that India can take. Now, first of all, what is the recent context? तो आर्कटिक जो कि पहले एक रिमोट एरिया था, ठीक है, साइंटिफिक कोऑपरेशन या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, अब इंक्रीज जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन और मिलिटराइजेशन देख रहा है। किस किस के बीच में देख रहा है, यूएस, रशिया एंड चाइना, मेजर प्लेयर्स, ओके। ना क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, जो नॉर्दर्न सी रूट है वो नेविगेबल हो गया पूरे साल, ठीक है, ओपनिंग अप स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इस कॉन्टेक्स्ट में नॉन आर्कटिक स्टेट्स लाइक इंडिया, हम अपनी पॉलिसी कैसे रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि आर्कटिक आइस मेल्ट हो गई है, ठीक है, रीजन और एक्सेसिबल हो गया है। रशिया यूक्रेन वॉर ने जो रीजनल डिवीजन है उनको और डीपन किया है। रशिया एक्सपैंड कर रहा है आर्कटिक में, चाइना भी अपनी नेवल एक्टिविटी बढ़ा रहा है अंडर द पोलर सिल्क रूट। ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन आर्कटिक एंड इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक और आर्कटिक के बीच में जो बाउंड्रीज ब्लर हो रही है, इनका स्ट्रैटेजिक रेमिफिकेशन है फॉर इंडिया। नाउ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट, जैसे कि नदर्न सी रूट, ये शिपिंग डिस्टेंस कम कर सकता है यूरोप और एशिया में बाय 40% कंपेयर टू स्वेज कैनाल। तो अभी जैसे यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, ठीक है, अभी हमें कहाँ से जाना पड़ता है, स्वेज कैनाल से जाना पड़ता है। तो अगर ये नदर्न सी रूट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस 40% से कम हो जाएगा। ये पोटेंशियल है फॉर इंडिया सागरमाला और इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी विजन के लिए भी। नाउ रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, आर्कटिक के पास 13% ऑयल है, 30% अनडिस्कवर्ड गैस है, ये सब भी हमको मिल जाएगा इसकी आइस मेल्ट होने से। फिर साइंटिफिक रिसर्च होगी, जैसे कि आर्कटिक क्लाइमेट ट्रेंड्स अफेक्ट साउथ एशियन मॉनसून पैटर्न्स, तो हमें ये सब पता चलेगा। और ज्यादा रिसर्च अच्छी हो पाएगी तो हमें और ज्यादा पता चलेगा कि हमारे यहाँ कैसे बारिश होने वाली है एक्सेट्रा। ग्लेशियर मेल्ट, जिसको हम थर्ड पोल आर्कटिक कनेक्शन कहते हैं। नाउ जियोपॉलिटिकल लीवरेज है, एक्टिव आर्कटिक प्रेजेंस, इंडिया की वॉइस, अगर इंडिया एक्टिवली वहां पर रहता है आर्कटिक में, तो हमारी ग्लोबल गवर्नेंस में हमारी ज्यादा मतलब बात सुनी जा सकती है, ठीक है, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट नेविगेशन एक्सेट्रा। अब चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहले तो मिलिटराइजेशन, जैसे कि वहां पे रीओपन हो रहे हैं मिलिट्री बेसेस, सबमरीन पेट्रोल्स हो रही हैं, ठीक है। रशिया ने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया अपने मिलिट्री असेट्स इन आर्कटिक टेरिटरीज। यूएस और नेटो भी वहां पर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जैसे कि चाइना's near Arctic state status raises eyebrows. Then strategic blurring, Russia China cooperation in the Arctic may undercut India's influence in the Indian Ocean if sea lanes shift northward. फिर एक्सक्लूजन हो रहा है, जैसे कि अब बेसिकली आर्कटिक के ऊपर कंट्रोल क्या कर रहे हैं, आर्कटिक स्टेट्स कर रहे हैं, तो नॉन आर्कटिक स्टेट्स कंपैरेटिवली उनका एक्सक्लूजन हो रहा है। India, despite being an observer at the Arctic Council, has limited say in shaping Arctic governance. इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी हो सकती है, देन स्ट्रैटेजिक मार्जिनलाइजेशन और लिमिटेड नेवल प्रेजेंस। इंडिया ने ऑलरेडी क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके लिए, तो हमारे पास है इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी ऑफ 2022, ठीक है, जिसमें लाइक फोकस कर रहे हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देन रिसर्च स्टेशन है हमारे, जैसे कि हिमाद्री रिसर्च स्टेशन इन स्वालबार्ड नॉर्वे एक्सेट्रा।
फिर हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेटस है इन द आर्कटिक काउंसिल। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? इंस्टीट्यूशनल आर्कटिक डिप्लोमेसी, जैसे कि आर्कटिक डेस्क बना हुआ, खुद इंडिया में ही हमें उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी कि कैसे हम आर्कटिक की जो रिसोर्सेज हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज वो ऑफर कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स नॉर्डिक कंट्रीज के साथ, ठीक है, फॉर सैटेलाइट मॉनिटरिंग, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज जैसे कि शिपिंग टेक्नोलॉजी, आइस क्लास वेसल्स एक्सेट्रा। पॉलिसी एक सही तरह से बनानी पड़ेगी। इंडिया का जो करेंट एंगेजमेंट है उसमें कमेंडेबल है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, ठीक है, तो हमें अपनी प्रेजेंस वगैरह स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। नाउ कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि आर्कटिक काउंसिल, पोलर कोड, यूएन लॉ ऑफ द सी एक्सेट्रा, जो कि एक रूल बेस्ड एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, और इंडिया को इनको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए फॉर एक्सप्लोरिंग द आर्कटिक रीजन। ये एक माइंड मैप है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड फॉर द आर्कटिक रीजन। नाउ डिमाइस ऑफ फॉरेन एड इन इंडिया, ठीक है, तो ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहे हैं जो फॉरेन एड जो कि डिक्लाइन हो रहा है हमारी कंट्री में, एंड व्हाट आर द रीजंस, व्हाट कैन बी इट्स इम्प्लीकेशंस एक्सेट्रा। सो लेट अस डिस्कस दिस इंडियाज एम्बिवेलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन एड। तो क्या हो रहा है कि इंडिया का एक मिक्स्ड स्टांस रहा है फॉरेन एड की तरफ, कभी हम उसे वेलकम करते हैं, कभी हॉस्टाइल रहते हैं। देन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया है यूएस एड को, जिससे कि डिक्लाइन हो रहा है ऑफिशियल एड में। की रीजंस क्या क्या है? ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, फिर एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज, फैटीग और स्लो डाउन भी है। अगर जो कंट्रीज हमें दे रहे थे फॉरेन एड, वहां पे ही अगर स्लो डाउन होगा तो हमें कैसे मिलेगी एड? उस कंट्री में ही स्लो डाउन चल रहा है। फिर अगर नंबर्स और ट्रेंड्स की बात देखें हम, तो 2017, 2018 और 21-22 88 मिलियन रिसीव हुआ है, ओके। बट एस्टिमेट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ फॉरेन एड। वेस्टर्न डोनर्स भी, और क्या हो रहा है दूसरी बात, कि अब जो डोनर्स है वो इंडिया को एक ग्रोइंग कंट्री मान रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वी आर ग्रोइंग, तो वो देख रहे हैं कि इसको क्या जरूरत है अब फॉरेन एड की, तो इतना ग्रो कर रहा है, न्यूक्लियर पावर है, पोटेंशियल ग्लोबल लीडर है। और इंडिया भी अब प्रेफर कर रहा है एफडीआई और ग्लोबल ट्रेड कोऑपरेशन, ठीक है, रादर देन कि आप हमें एड दो, उससे अच्छा एफडीआई लेके आओ। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली डिक्लाइन हुआ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें कि पहले हम फॉरेन एड लेते थे या नहीं लेते थे, तो इट इज ट्रू। इनिशियल फेज में हमने काफी ज्यादा एड हमें मिली थी वेस्टर्न कंट्रीज से, फोकसिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट नीड्स। 1970s ऑनवर्ड्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बायलिटरल एजेंसीज ने हमको एड दी। पोस्ट 1990s जीडीपी और इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई, और जिसकी वजह से फॉरेन एड कम हो गया और उसकी नीड भी कम हो गई ना। फॉरेन एड मोस्टली कई बार एनजीओ वगैरह को भी मिलती है, ठीक है, तो अगर एनजीओ को फॉरेन एड कम मिलेगी तो उसका क्या होगा? सो एनजीओ के पास ग्रेटर इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल और प्राइवेट एड दोनों में ही कमी आ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट स्क्रूटनी बढ़ रही है इसकी एनजीओ के ऊपर। तो बेसिकली क्या होगा, एनजीओ अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और कई बार जो एनजीओ होते हैं वो एफिशिएंसी, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसमें भी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर उनके पास प्रॉपर फंडिंग रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। एनजीओ प्लेड अ डुअल रोल, सर्विस डिलीवरी टू द पुअर एंड वॉचडॉग, ठीक है, तो वॉचडॉग की तरह काम करते थे। अब क्या होगा, अगर एनजीओ को फॉरेन एड कम मिल रही है, उनका डिक्लाइन हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अनफिनिश्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रिड्यूस्ड इनोवेशन एंड रिसर्च, एनजीओ के पास फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, एंड इंडिया में लूज अ प्लूरलिस्टिक स्पेस फॉर डिसेंट इनोवेशन एंड डाइवर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। प्राइवेट डोनर सपोर्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, जैसे कि सीएसआर जो है वो मैंडेटरी हो गए, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन एड, क्योंकि हमारी खुद की इंडियन कंपनीज ही सीएसआर वगैरह दे रहे हैं, तो हमें फॉरेन एड की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। प्राइवेट डोनर्स जैसे कि सोरोस फाउंडेशन वगैरह, इनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। एफसीआरए की अगर हम बात करें तो इसके और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस हो गए, जिसकी वजह से एनजीओ को फॉरेन एड लेने में और डिफिकल्टी फेस हो गई, जैसे कि रजिस्टर करना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए, मस्ट यूज फंड्स ओनली फॉर अप्रूव पर्पजेज। Many NGOs have lost registration due to strict enforcement. FCRA एक मेजर रीजन है कि एनजीओ को जो एक्सटर्नल एड है वो कम हुई है। प्रोबेबल और क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर एड डिक्लाइन के? तो डोनर फैटीग, ग्लोबल शिफ्ट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट सस्पिशन, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स आर मीगर एंड रिजिड, नॉट इजीली अडेप्टेड टू चेंजिंग ग्राउंड रियलिटीज। Self-reliance is a worthy goal, but if it comes at the cost of civil society independence या एनजीओ empowerment and development effectiveness, then India में तो देखो, सेल्फ रिलायंस तो ठीक है कि ठीक है आपको फॉरेन एड वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये उस कॉस्ट पे आ रहा है जहाँ के आपके एनजीओ ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट हैम्पर हो रही है, तो इंडिया माइट हैव टू पे अ हायर प्राइस इन द लॉन्ग रन, ओके। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये ऑथर। So that was all about today's editorial analysis. If you find this breakdown helpful, then do like, share, and subscribe.